मुझे
नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें नोबिता और उसके दोस्तों को एक छोटा सा ऐसा ग्रह मिल जाता है जहां वे अपनी कल्पना के अनुसार एक पूरी नई दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही छोटा सा एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे एक बड़े एडवेंचर और खतरनाक संघर्ष में बदल जाता है। फिल्म का नाम है डोरेमोन नोबिता इन गोल गोल गोलमाल, जिसे अंग्रेजी में डोरेमोन नोबिता एंड द स्पाइरल सिटी के नाम से जाना जाता है। कहानी की शुरुआत नोबिता और उसके दोस्तों की रोजमर्रा की जिंदगी से होती है। हमेशा की तरह सुनेओ अपने पास मौजूद चीजों और अपनी सुविधाओं का दिखावा करके नोबिता को परेशान करता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसके पास घूमने फिरने और खेलने के लिए एक शानदार जगह है। नोबिता भी पीछे नहीं रहना चाहता और वो ऐसी जगह होने का दावा कर देता है जहां वो अपने दोस्तों को ले जा सकता है। लेकिन असल में नोबिता के पास ऐसा कोई स्थान नहीं होता। अब उसकी मुश्किल बढ़ जाती है क्योंकि उसने बात तो बड़ी कर दी है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। ऐसे समय में वो हमेशा की तरह डोरेमोन की मदद लेने की कोशिश करता है। डोरेमोन शुरुआत में नोबिता की इस समस्या को हल करने के लिए तुरंत तैयार नहीं होता, लेकिन नोबिता की जिज्ञासा उसे डोरेमोन के गैजेट्स और उसके सामान के बारे में खोजबीन करने पर मजबूर कर देती है। इसी दौरान नोबिता को एक बेहद अनोखी चीज के बारे में पता चलता है। डोरेमोन के पास कुछ ऐसे लॉटरी टिकट्स हैं जिनमें छोटे छोटे ग्रह जीतने का मौका मिलता है। अब नोबिता के लिए ये बात किसी सपने से कम नहीं होती। एक ऐसा ग्रह जिसे वो अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर और खेल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आखिरकार उसे एक छोटा सा ग्रह मिलता है। पहली नजर में ये जगह बहुत खास नहीं लगती, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि इस छोटे से प्लैनेट में प्राकृतिक सुंदरता और जीवन के विकास के लिए काफी पोटेंशियल मौजूद है। नोबिता अपने दोस्तों को इस जगह पर ले जाता है और अब उसके सामने एक नई समस्या होती है। इस खाली ग्रह को आखिर बनाया कैसे जाए? यही डोरेमोन की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी काम आती है। एक खास गैजेट की मदद से खिलौनों में जीवन जैसी चेतना पैदा करने का एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है। शुरुआत में यह सब बेहद मजेदार लगता है। जिन टॉयज को बच्चे केवल खेल की वस्तु समझते हैं, वही अचानक जीवंत होकर चलने फिरने और अपने आसपास की दुनिया को समझने लगते हैं। नोबिता और उसके दोस्त इस नई दुनिया को देखकर काफी उत्साहित होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना खुद का छोटा सा सिविलाइजेशन बना लिया है। धीरे धीरे वे इस प्लैनेट को एक व्यवस्थित शहर का रूप देने लगते हैं। यही वो जगह है जहां फिल्म का टाइटल स्पाइरल सिटी इंटरेस्टिंग बनता है। शहर का विकास स्पाइरल जैसी डिजाइन और संरचना के साथ होता है और देखते ही देखते ये जगह एक छोटे टॉय टाउन में बदलने लगती है। इस दुनिया में रहने वाले टॉयज सिर्फ खिलौने नहीं रह जाते, उनमें पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस विकसित होने लगती है। वे अपने आसपास की चीजों को समझने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी सोसाइटी बनाने की दिशा में बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली एडवेंचर तो अब शुरू होता है। नोबिता और उसके दोस्त इस प्लैनेट के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक क्रेटर जैसी जगह दिखाई देती है जहां सैटेलाइट इमेजेस में एक अजीब चमकती हुई चीज नजर आती है। ये चमक सामान्य नहीं लगती और बच्चों की क्यूरियोसिटी उन्हें उस जगह के बारे में जानने के लिए मजबूर करती है। वे उस रहस्यमयी क्रेटर तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकृति अचानक उनका रास्ता रोक देती है। एक तेज स्टॉर्म उन्हें परेशान कर देता है और उनकी एक्सप्लोरेशन बीच में ही रुक जाती है। दूसरी तरफ उनके द्वारा बनाया गया टॉय सिटी लगातार विकसित हो रहा होता है। इसी दौरान एक अनएक्सपेक्टेड घटना होती है। बिजली गिरने जैसी घटना के बाद टॉय प्रोड्यूसिंग मशीन से ऐसे टॉयज निकलते हैं जिनमें पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड इंटेलिजेंस दिखाई देती है। अब ये छोटी सी टॉय सिविलाइजेशन अपने आप आगे बढ़ने की क्षमता हासिल करने लगती है। यही फिल्म एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछती है। अगर इंसान किसी आर्टिफिशियल क्रिएशन को जीवन और इंटेलिजेंस दे दे, तो क्या उस क्रिएशन को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार भी होना चाहिए? शुरुआत में नोबिता और उसके दोस्त टॉयज को अपने खेल का हिस्सा मानते हैं,
लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि ये टॉयज अब सिर्फ उनकी बनाई हुई चीजें नहीं हैं। इनके अपने विचार और अपनी इच्छा है। लेकिन इसी समय कहानी में एक खतरनाक कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक अपराधी, ओनिगोरो कुमातोरा, किसी तरह इस नए प्लेनेट तक पहुंच जाता है। वो इस दुनिया की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को देखकर समझ जाता है कि यहां मौजूद सुविधाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। वो नोबिता और उसके दोस्तों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उनके बनाए हुए सिटी मैप को हासिल कर लेता है। अब उसका उद्देश्य केवल इस प्लैनेट को देखना नहीं है। वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि उसके पास ऐसी मशीन तक पहुंच होती है जो उसकी कॉपीज बनाने में सक्षम है। अब एक ओनिगोरो की जगह कई ओनिगोरो दिखाई देने लगते हैं। यही से कहानी का कॉन्फ्लिक्ट काफी बड़ा हो जाता है। सोचिए, एक दुश्मन से लड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वही दुश्मन अपनी कई कॉपीज बना ले तो स्थिति कितनी खतरनाक हो जाएगी। नोबिता और उसके दोस्तों को अब अपने ही बनाए हुए प्लेनेट पर अपने क्रिएशन को बचाने की चुनौती मिलती है। दूसरी तरफ ओनिगोरो और उसकी कॉपीज उस मिस्टीरियस क्रिएटर की ओर बढ़ते हैं। उनका उद्देश्य उस चमकती हुई चीज का रहस्य जानना है और उसकी शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। नोबिता और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि अगर ये शक्ति गलत हाथों में चली गई तो उनके पूरे प्लेनेट का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब एडवेंचर एक रेस में बदल जाता है। एक तरफ नोबिता और उसके दोस्त हैं जो अपने नए दोस्तों और प्लेनेट को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ओनिगोरो है जो हर कीमत पर पावर हासिल करना चाहता है। इस पूरी जर्नी में नोबिता का कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो केवल सुनेओ को इम्प्रेस करने और अपने दोस्तों को एक शानदार जगह दिखाने के लिए इस प्लेनेट का इस्तेमाल करना चाहता था। उसके लिए ये एक खेल था। लेकिन अब जब उसके बनाए हुए टॉयज और उनके शहर पर खतरा आता है, तो नोबिता को महसूस होता है कि ये दुनिया उसके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रही। यहाँ ऐसे जीव हैं जिनके साथ उसकी फ्रेंडशिप बन चुकी है, इसलिए वो उन्हें खतरे में छोड़कर वापस नहीं जा सकता। यही नोबिता के कैरेक्टर डेवलपमेंट की सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो कमजोर और डरपोक होने के बावजूद अपने दोस्तों के लिए जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है। एक बेहद इमोशनल मोमेंट तब आता है जब नोबिता अपने दोस्तों की मदद करते हुए खुद खतरे में फंस जाता है। यहां हमें उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी दिखाई देती है। वो खुद को बचाने से पहले अपने दोस्तों की सुरक्षा के बारे में सोचता है। इसी वजह से नोबिता भले ही ट्रेडिशनल सुपर हीरो जैसा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उसकी ब्रेवरी अलग तरह की है। वो डरता जरूर है, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ता है। डोरेमोन भी इस पूरे एडवेंचर में लगातार उनका साथ देता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि गैजेट्स होने के बावजूद हर समस्या आसानी से सॉल्व नहीं होती। कई बार सही समय पर सही फैसला लेना गैजेट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी अपनी क्षमता के अनुसार टीम की मदद करते हैं। उनके बीच डिसएग्रीमेंट्स और कॉमेडी मोमेंट्स जरूर आते हैं, लेकिन खतरा बढ़ने के साथ वे एकजुट हो जाते हैं। यही फ्रेंडशिप फिल्म की इमोशनल बैकबोन बन जाती है। अब कहानी वापस उस मिस्टीरियस क्रिएटर की ओर जाती है। ओनिगोरो की कॉपीज उस जगह तक पहुंचती हैं और वहां मौजूद शक्ति को हासिल करने की कोशिश करती है। लेकिन जितना ज्यादा वे इस पावर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही बड़ा खतरा सामने आता है। ये केवल एक ट्रेजर नहीं है जिसे कोई अपने पास रख सके। इसके पीछे प्लैनेट के भविष्य और उसकी संरचना से जुड़ी बड़ी शक्ति मौजूद है। ओनिगोरो इस शक्ति का इस्तेमाल अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए करना चाहता है, लेकिन नोबिता समझ जाता है कि अगर इस शक्ति का गलत इस्तेमाल हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। अब नोबिता और उसके दोस्तों को अपने नए टॉय फ्रेंड्स के साथ मिलकर ओनिगोरो की कॉपीज का सामना करना पड़ता है। यहां फिल्म का टीम वर्क वाला हिस्सा काफी शानदार हो जाता है। जो टॉयज शुरुआत में केवल खिलौने थे, वही अब अपने शहर और अपने प्लैनेट की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। ये एक तरह से उनकी सिविलाइजेशन के जन्म का परिणाम है। उन्होंने सिर्फ एक शहर नहीं बनाया था,
बल्कि अनजाने में ऐसे जीवों को जन्म दिया था जो अपनी दुनिया के लिए लड़ना जानते थे। ओनिगोरो की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आने लगती है। उसकी कॉपीज भले ही बहुत सारी हो, लेकिन वे एक ही मूल कैरेक्टर से पैदा हुई हैं और उनका उद्देश्य भी एक जैसा है। नोबिता और उसके दोस्तों को समझ आता है कि उन्हें हर कॉपी से अलग अलग लड़ने के बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। यही स्ट्रैटेजी आखिरकार उन्हें एडवांटेज देती है। धीरे धीरे ओनिगोरो की कॉपीज को रोकने में सफलता मिलती है और उनकी अलग अलग आइडेंटिटीज फिर से एक में मर्ज होने लगती है। अंत में जो ओनिगोरो सामने आता है वो अपने बाकी रूपों की तुलना में कम खतरनाक साबित होता है। उसे ये एहसास होता है कि उसने जिस शक्ति के पीछे भागना शुरू किया था वो वास्तव में उसे कहीं बेहतर इंसान नहीं बना सकती। दूसरी तरफ नोबिता और उसके दोस्त यह भी समझ जाते हैं कि इस प्लैनेट को हमेशा के लिए अपने खेल की जगह बनाए रखना सही नहीं होगा। उन्होंने इस दुनिया को बनाया जरूर है, लेकिन अब यह दुनिया अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। यहां रहने वाले टॉयज अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकते हैं। यही फिल्म का सबसे खूबसूरत मैसेज है। अगर आपने किसी को जीवन और स्वतंत्रता दी है तो उसे हमेशा अपने नियंत्रण में रखना जरूरी नहीं है। नोबिता और उसके दोस्त अंततः इस प्लैनेट की जिम्मेदारी वहां रहने वाले लिविंग टॉयज को सौंप देते हैं। ये एंडिंग बहुत मीनिंगफुल है क्योंकि शुरुआत में नोबिता इस प्लैनेट को अपने लिए एक प्लेग्राउंड बनाना चाहता था, लेकिन अंत में वो समझ जाता है कि ये किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। अब ये एक स्वतंत्र दुनिया है और इसके इन्हेबिटेंट्स को अपना भविष्य खुद तय करना चाहिए। मेरे हिसाब से डोरेमोन नोबिता इन गोल गोल गोलमाल की सबसे बड़ी खूबी इसका कॉन्सेप्ट है। एक लॉटरी में मिला छोटा सा प्लैनेट, टॉयज को लाइफ देने वाली टेक्नोलॉजी, स्पाइरल सिटी, मिस्टीरियस क्रेटर और एक विलन जो अपनी कॉपीज बना सकता है। ये सभी आइडियाज मिलकर एक बहुत इमेजिनेटिव एडवेंचर तैयार करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे फिल्म फ्रेंडशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है। शुरुआत में नोबिता अपनी बनाई हुई दुनिया पर अधिकार जताना चाहता था, लेकिन अंत तक वो उसे स्वतंत्र छोड़ने की मैच्योरिटी हासिल कर लेता है। फिल्म यह भी बताती है कि टेक्नोलॉजी अगर सही हाथों में हो तो वो नई पॉसिबिलिटीज पैदा कर सकती है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पहुंच जाए तो खतरा बन सकती है। लिविंग टॉयज का कॉन्सेप्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंटेलिजेंस और लाइफ के साथ फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या रिश्ता है। और यही वजह है कि ये डोरेमोन मूवी सिर्फ बच्चों के लिए एक मजेदार एडवेंचर नहीं है। इसमें इमेजिनेशन के साथ साथ फ्रेंडशिप, करेज, इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबल क्रिएशन जैसे थीम्स भी छिपे हुए हैं। आखिर में नोबिता और उसके दोस्त अपने एडवेंचर को पीछे छोड़कर धरती पर लौट आते हैं, लेकिन उनके पीछे एक पूरी नई सिविलाइजेशन रह जाती है जो अब अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद संभालने वाली है। इस तरह एक छोटी सी लॉटरी से शुरू हुई कहानी एक ऐसी दुनिया के निर्माण और स्वतंत्रता पर खत्म होती है जहां कभी कुछ खिलौने हुआ करते थे, लेकिन अब वे अपनी पहचान और अपना भविष्य रखने वाले जीव बन चुके हैं। और यही है डोरेमोन नोबिता इन गोल गोल गोलमाल की सबसे खास बात। कभी कभी हम किसी चीज को सिर्फ खेल समझकर शुरू करते हैं, लेकिन समय के साथ वह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आपको ऐसी ही डोरेमोन मूवी एक्सप्लेन्ड और कमेंटरी वाली वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली डोरेमोन एडवेंचर के लिए जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें नोबिता और उसके दोस्तों को एक छोटा सा ऐसा ग्रह मिल जाता है जहां वे अपनी कल्पना के अनुसार एक पूरी नई दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही छोटा सा एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे एक बड़े एडवेंचर और खतरनाक संघर्ष में बदल जाता है। फिल्म का नाम है डोरेमोन नोबिता इन गोल गोल गोलमाल, जिसे अंग्रेजी में डोरेमोन नोबिता एंड द स्पाइरल सिटी के नाम से जाना जाता है। कहानी की शुरुआत नोबिता और उसके दोस्तों की रोजमर्रा की जिंदगी से होती है। हमेशा की तरह सुनेओ अपने पास मौजूद चीजों और अपनी सुविधाओं का दिखावा करके नोबिता को परेशान करता है। वो अपने दोस्तों को बताता है
कि उसके पास घूमने फिरने और खेलने के लिए एक शानदार जगह है। नोबिता भी पीछे नहीं रहना चाहता और वो ऐसी जगह होने का दावा कर देता है जहां वो अपने दोस्तों को ले जा सकता है। लेकिन असल में नोबिता के पास ऐसा कोई स्थान नहीं होता। अब उसकी मुश्किल बढ़ जाती है क्योंकि उसने बात तो बड़ी कर दी है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। ऐसे समय में वो हमेशा की तरह डोरेमोन की मदद लेने की कोशिश करता है। डोरेमोन शुरुआत में नोबिता की इस समस्या को हल करने के लिए तुरंत तैयार नहीं होता, लेकिन नोबिता की जिज्ञासा उसे डोरेमोन के गैजेट्स और उसके सामान के बारे में खोजबीन करने पर मजबूर कर देती है। इसी दौरान नोबिता को एक बेहद अनोखी चीज के बारे में पता चलता है। डोरेमोन के पास कुछ ऐसे लॉटरी टिकट्स हैं जिनमें छोटे छोटे ग्रह जीतने का मौका मिलता है। अब नोबिता के लिए ये बात किसी सपने से कम नहीं होती। एक ऐसा ग्रह जिसे वो अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर और खेल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आखिरकार उसे एक छोटा सा ग्रह मिलता है। पहली नजर में ये जगह बहुत खास नहीं लगती, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि इस छोटे से प्लैनेट में प्राकृतिक सुंदरता और जीवन के विकास के लिए काफी पोटेंशियल मौजूद है। नोबिता अपने दोस्तों को इस जगह पर ले जाता है और अब उसके सामने एक नई समस्या होती है। इस खाली ग्रह को आखिर बनाया कैसे जाए? यही डोरेमोन की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी काम आती है। एक खास गैजेट की मदद से खिलौनों में जीवन जैसी चेतना पैदा करने का एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है। शुरुआत में ये सब बेहद मजेदार लगता है। जिन टॉयज को बच्चे केवल खेल की वस्तु समझते हैं, वही अचानक जीवंत होकर चलने फिरने और अपने आसपास की दुनिया को समझने लगते हैं। नोबिता और उसके दोस्त इस नई दुनिया को देखकर काफी उत्साहित होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना खुद का छोटा सा सिविलाइजेशन बना लिया है। धीरे धीरे वे इस प्लैनेट को एक व्यवस्थित शहर का रूप देने लगते हैं। यही वो जगह है जहां फिल्म का टाइटल स्पाइरल सिटी इंटरेस्टिंग बनता है। शहर का विकास स्पाइरल जैसी डिजाइन और संरचना के साथ होता है और देखते ही देखते ये जगह एक छोटे टॉय टाउन में बदलने लगती है। इस दुनिया में रहने वाले टॉयज सिर्फ खिलौने नहीं रह जाते, उनमें पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस विकसित होने लगती है। वे अपने आसपास की चीजों को समझने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी सोसाइटी बनाने की दिशा में बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली एडवेंचर तो अब शुरू होता है। नोबिता और उसके दोस्त इस प्लैनेट के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक क्रेटर जैसी जगह दिखाई देती है जहां सैटेलाइट इमेजेस में एक अजीब चमकती हुई चीज नजर आती है। ये चमक सामान्य नहीं लगती और बच्चों की क्यूरियोसिटी उन्हें उस जगह के बारे में जानने के लिए मजबूर करती है। वे उस रहस्यमयी क्रेटर तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकृति अचानक उनका रास्ता रोक देती है। एक तेज स्टॉर्म उन्हें परेशान कर देता है और उनकी एक्सप्लोरेशन बीच में ही रुक जाती है। दूसरी तरफ उनके द्वारा बनाया गया टॉय सिटी लगातार विकसित हो रहा होता है। इसी दौरान एक अनएक्सपेक्टेड घटना होती है। बिजली गिरने जैसी घटना के बाद टॉय प्रोड्यूसिंग मशीन से ऐसे टॉयज निकलते हैं जिनमें पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड इंटेलिजेंस दिखाई देती है। अब ये छोटी सी टॉय सिविलाइजेशन अपने आप आगे बढ़ने की क्षमता हासिल करने लगती है। यही फिल्म एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछती है। अगर इंसान किसी आर्टिफिशियल क्रिएशन को जीवन और इंटेलिजेंस दे दे, तो क्या उस क्रिएशन को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार भी होना चाहिए? शुरुआत में नोबिता और उसके दोस्त टॉयज को अपने खेल का हिस्सा मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि ये टॉयज अब सिर्फ उनकी बनाई हुई चीजें नहीं हैं। इनके अपने विचार और अपनी इच्छा है। लेकिन इसी समय कहानी में एक खतरनाक कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक अपराधी, ओनिगोरो कुमातोरा, किसी तरह इस नए प्लेनेट तक पहुंच जाता है। वो इस दुनिया की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को देखकर समझ जाता है कि यहां मौजूद सुविधाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। वो नोबिता और उसके दोस्तों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उनके बनाए हुए सिटी मैप को हासिल कर लेता है। अब उसका उद्देश्य केवल इस प्लैनेट को देखना नहीं है, वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि उसके पास ऐसी मशीन तक पहुंच होती है
जो उसकी कॉपीज बनाने में सक्षम है। अब एक ओनिगोरो की जगह कई ओनिगोरो दिखाई देने लगते हैं। यही से कहानी का कॉन्फ्लिक्ट काफी बड़ा हो जाता है। सोचिए, एक दुश्मन से लड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वही दुश्मन अपनी कई कॉपीज बना ले तो स्थिति कितनी खतरनाक हो जाएगी। नोबिता और उसके दोस्तों को अब अपने ही बनाए हुए प्लेनेट पर अपने क्रिएशन को बचाने की चुनौती मिलती है। दूसरी तरफ ओनिगोरो और उसकी कॉपीज उस मिस्टीरियस क्रिएटर की ओर बढ़ते हैं। उनका उद्देश्य उस चमकती हुई चीज का रहस्य जानना है और उसकी शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। नोबिता और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि अगर ये शक्ति गलत हाथों में चली गई तो उनके पूरे प्लेनेट का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब एडवेंचर एक रेस में बदल जाता है। एक तरफ नोबिता और उसके दोस्त हैं जो अपने नए दोस्तों और प्लेनेट को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ओनिगोरो है जो हर कीमत पर पावर हासिल करना चाहता है। इस पूरी जर्नी में नोबिता का कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो केवल सुनेओ को इम्प्रेस करने और अपने दोस्तों को एक शानदार जगह दिखाने के लिए इस प्लेनेट का इस्तेमाल करना चाहता था। उसके लिए ये एक खेल था। लेकिन अब जब उसके बनाए हुए टॉयज और उनके शहर पर खतरा आता है, तो नोबिता को महसूस होता है कि ये दुनिया उसके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रही। यहाँ ऐसे जीव हैं जिनके साथ उसकी फ्रेंडशिप बन चुकी है, इसलिए वो उन्हें खतरे में छोड़कर वापस नहीं जा सकता। यही नोबिता के कैरेक्टर डेवलपमेंट की सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो कमजोर और डरपोक होने के बावजूद अपने दोस्तों के लिए जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है। एक बेहद इमोशनल मोमेंट तब आता है जब नोबिता अपने दोस्तों की मदद करते हुए खुद खतरे में फंस जाता है। यहां हमें उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी दिखाई देती है। वो खुद को बचाने से पहले अपने दोस्तों की सुरक्षा के बारे में सोचता है। इसी वजह से नोबिता भले ही ट्रेडिशनल सुपर हीरो जैसा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उसकी ब्रेवरी अलग तरह की है। वो डरता जरूर है, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ता है। डोरेमोन भी इस पूरे एडवेंचर में लगातार उनका साथ देता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि गैजेट्स होने के बावजूद हर समस्या आसानी से सॉल्व नहीं होती। कई बार सही समय पर सही फैसला लेना गैजेट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी अपनी क्षमता के अनुसार टीम की मदद करते हैं। उनके बीच डिसएग्रीमेंट्स और कॉमेडी मोमेंट्स जरूर आते हैं, लेकिन खतरा बढ़ने के साथ वे एकजुट हो जाते हैं। यही फ्रेंडशिप फिल्म की इमोशनल बैकबोन बन जाती है। अब कहानी वापस उस मिस्टीरियस क्रिएटर की ओर जाती है। ओनिगोरो की कॉपीज उस जगह तक पहुंचती हैं और वहां मौजूद शक्ति को हासिल करने की कोशिश करती है। लेकिन जितना ज्यादा वे इस पावर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही बड़ा खतरा सामने आता है। ये केवल एक ट्रेजर नहीं है जिसे कोई अपने पास रख सके। इसके पीछे प्लैनेट के भविष्य और उसकी संरचना से जुड़ी बड़ी शक्ति मौजूद है। ओनिगोरो इस शक्ति का इस्तेमाल अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए करना चाहता है, लेकिन नोबिता समझ जाता है कि अगर इस शक्ति का गलत इस्तेमाल हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। अब नोबिता और उसके दोस्तों को अपने नए टॉय फ्रेंड्स के साथ मिलकर ओनिगोरो की कॉपीज का सामना करना पड़ता है। यहां फिल्म का टीम वर्क वाला हिस्सा काफी शानदार हो जाता है। जो टॉयज शुरुआत में केवल खिलौने थे, वही अब अपने शहर और अपने प्लैनेट की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। ये एक तरह से उनकी सिविलाइजेशन के जन्म का परिणाम है। उन्होंने सिर्फ एक शहर नहीं बनाया था, बल्कि अनजाने में ऐसे जीवों को जन्म दिया था जो अपनी दुनिया के लिए लड़ना जानते थे। ओनिगोरो की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आने लगती है। उसकी कॉपीज भले ही बहुत सारी हो, लेकिन वे एक ही मूल कैरेक्टर से पैदा हुई हैं और उनका उद्देश्य भी एक जैसा है। नोबिता और उसके दोस्तों को समझ आता है कि उन्हें हर कॉपी से अलग अलग लड़ने के बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। यही स्ट्रैटेजी आखिरकार उन्हें एडवांटेज देती है। धीरे धीरे ओनिगोरो की कॉपीज को रोकने में सफलता मिलती है और उनकी अलग अलग आइडेंटिटीज फिर से एक में मर्ज होने लगती है। अंत में जो ओनिगोरो सामने आता है, वो अपने बाकी रूपों की तुलना में कम खतरनाक साबित होता है।
उसे ये एहसास होता है कि उसने जिस शक्ति के पीछे भागना शुरू किया था वो वास्तव में उसे कहीं बेहतर इंसान नहीं बना सकती। दूसरी तरफ नोबिता और उसके दोस्त यह भी समझ जाते हैं कि इस प्लैनेट को हमेशा के लिए अपने खेल की जगह बनाए रखना सही नहीं होगा। उन्होंने इस दुनिया को बनाया जरूर है, लेकिन अब यह दुनिया अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। यहां रहने वाले टॉयज अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकते हैं। यही फिल्म का सबसे खूबसूरत मैसेज है। अगर आपने किसी को जीवन और स्वतंत्रता दी है तो उसे हमेशा अपने नियंत्रण में रखना जरूरी नहीं है। नोबिता और उसके दोस्त अंततः इस प्लैनेट की जिम्मेदारी वहां रहने वाले लिविंग टॉयज को सौंप देते हैं। ये एंडिंग बहुत मीनिंगफुल है क्योंकि शुरुआत में नोबिता इस प्लैनेट को अपने लिए एक प्लेग्राउंड बनाना चाहता था, लेकिन अंत में वो समझ जाता है कि ये किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। अब ये एक स्वतंत्र दुनिया है और इसके इन्हेबिटेंट्स को अपना भविष्य खुद तय करना चाहिए। मेरे हिसाब से डोरेमोन नोबिता इन गोल गोल गोलमाल की सबसे बड़ी खूबी इसका कॉन्सेप्ट है। एक लॉटरी में मिला छोटा सा प्लैनेट, टॉयज को लाइफ देने वाली टेक्नोलॉजी, स्पाइरल सिटी, मिस्टीरियस क्रेटर और एक विलन जो अपनी कॉपीज बना सकता है। ये सभी आइडियाज मिलकर एक बहुत इमेजिनेटिव एडवेंचर तैयार करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे फिल्म फ्रेंडशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है। शुरुआत में नोबिता अपनी बनाई हुई दुनिया पर अधिकार जताना चाहता था, लेकिन अंत तक वो उसे स्वतंत्र छोड़ने की मैच्योरिटी हासिल कर लेता है। फिल्म यह भी बताती है कि टेक्नोलॉजी अगर सही हाथों में हो तो वो नई पॉसिबिलिटीज पैदा कर सकती है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पहुंच जाए तो खतरा बन सकती है। लिविंग टॉयज का कॉन्सेप्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंटेलिजेंस और लाइफ के साथ फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या रिश्ता है। और यही वजह है कि ये डोरेमोन मूवी सिर्फ बच्चों के लिए एक मजेदार एडवेंचर नहीं है। इसमें इमेजिनेशन के साथ साथ फ्रेंडशिप, करेज, इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबल क्रिएशन जैसे थीम्स भी छिपे हुए हैं। आखिर में नोबिता और उसके दोस्त अपने एडवेंचर को पीछे छोड़कर धरती पर लौट आते हैं, लेकिन उनके पीछे एक पूरी नई सिविलाइजेशन रह जाती है जो अब अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद संभालने वाली है। इस तरह एक छोटी सी लॉटरी से शुरू हुई कहानी एक ऐसी दुनिया के निर्माण और स्वतंत्रता पर खत्म होती है जहां कभी कुछ खिलौने हुआ करते थे, लेकिन अब वे अपनी पहचान और अपना भविष्य रखने वाले जीव बन चुके हैं। और यही है डोरेमोन नोबिता इन गोल गोल गोलमाल की सबसे खास बात। कभी कभी हम किसी चीज को सिर्फ खेल समझकर शुरू करते हैं, लेकिन समय के साथ वह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आपको ऐसी ही डोरेमोन मूवी एक्सप्लेन्ड और कमेंटरी वाली वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली डोरेमोन एडवेंचर के लिए जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें नोबिता और उसके दोस्तों को एक छोटा सा ऐसा ग्रह मिल जाता है जहां वे अपनी कल्पना के अनुसार एक पूरी नई दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही छोटा सा एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे एक बड़े एडवेंचर और खतरनाक संघर्ष में बदल जाता है। फिल्म का नाम है डोरेमोन नोबिता इन गोल गोल गोलमाल, जिसे अंग्रेजी में डोरेमोन नोबिता एंड द स्पाइरल सिटी के नाम से जाना जाता है। कहानी की शुरुआत नोबिता और उसके दोस्तों की रोजमर्रा की जिंदगी से होती है। हमेशा की तरह सुनेओ अपने पास मौजूद चीजों और अपनी सुविधाओं का दिखावा करके नोबिता को परेशान करता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसके पास घूमने फिरने और खेलने के लिए एक शानदार जगह है। नोबिता भी पीछे नहीं रहना चाहता और वो ऐसी जगह होने का दावा कर देता है जहां वो अपने दोस्तों को ले जा सकता है। लेकिन असल में नोबिता के पास ऐसा कोई स्थान नहीं होता। अब उसकी मुश्किल बढ़ जाती है क्योंकि उसने बात तो बड़ी कर दी है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। ऐसे समय में वो हमेशा की तरह डोरेमोन की मदद लेने की कोशिश करता है। डोरेमोन शुरुआत में नोबिता की इस समस्या को हल करने के लिए तुरंत तैयार नहीं होता, लेकिन नोबिता की जिज्ञासा उसे डोरेमोन के गैजेट्स और उसके सामान के बारे में खोजबीन करने पर मजबूर कर देती है। इसी दौरान नोबिता को एक बेहद अनोखी चीज के बारे में पता चलता है
डोरेमोन के पास कुछ ऐसे लॉटरी टिकट्स हैं जिनमें छोटे छोटे ग्रह जीतने का मौका मिलता है। अब नोबिता के लिए ये बात किसी सपने से कम नहीं होती। एक ऐसा ग्रह जिसे वो अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर और खेल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आखिरकार उसे एक छोटा सा ग्रह मिलता है। पहली नजर में ये जगह बहुत खास नहीं लगती, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि इस छोटे से प्लैनेट में प्राकृतिक सुंदरता और जीवन के विकास के लिए काफी पोटेंशियल मौजूद है। नोबिता अपने दोस्तों को इस जगह पर ले जाता है और अब उसके सामने एक नई समस्या होती है। इस खाली ग्रह को आखिर बनाया कैसे जाए? यही डोरेमोन की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी काम आती है। एक खास गैजेट की मदद से खिलौनों में जीवन जैसी चेतना पैदा करने का एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है। शुरुआत में यह सब बेहद मजेदार लगता है। जिन टॉयज को बच्चे केवल खेल की वस्तु समझते हैं, वही अचानक जीवंत होकर चलने फिरने और अपने आसपास की दुनिया को समझने लगते हैं। नोबिता और उसके दोस्त इस नई दुनिया को देखकर काफी उत्साहित होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना खुद का छोटा सा सिविलाइजेशन बना लिया है। धीरे धीरे वे इस प्लैनेट को एक व्यवस्थित शहर का रूप देने लगते हैं। यही वो जगह है जहां फिल्म का टाइटल स्पाइरल सिटी इंटरेस्टिंग बनता है। शहर का विकास स्पाइरल जैसी डिजाइन और संरचना के साथ होता है, और देखते ही देखते ये जगह एक छोटे टॉय टाउन में बदलने लगती है। इस दुनिया में रहने वाले टॉयज सिर्फ खिलौने नहीं रह जाते, उनमें पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस विकसित होने लगती है। वे अपने आसपास की चीजों को समझने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी सोसाइटी बनाने की दिशा में बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली एडवेंचर तो अब शुरू होता है। नोबिता और उसके दोस्त इस प्लैनेट के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक क्रेटर जैसी जगह दिखाई देती है, जहां सैटेलाइट इमेजेस में एक अजीब चमकती हुई चीज नजर आती है। ये चमक सामान्य नहीं लगती, और बच्चों की क्यूरियोसिटी उन्हें उस जगह के बारे में जानने के लिए मजबूर करती है। वे उस रहस्यमयी क्रेटर तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकृति अचानक उनका रास्ता रोक देती है। एक तेज स्टॉर्म उन्हें परेशान कर देता है और उनकी एक्सप्लोरेशन बीच में ही रुक जाती है। दूसरी तरफ उनके द्वारा बनाया गया टॉय सिटी लगातार विकसित हो रहा होता है। इसी दौरान एक अनएक्सपेक्टेड घटना होती है। बिजली गिरने जैसी घटना के बाद टॉय प्रोड्यूसिंग मशीन से ऐसे टॉयज निकलते हैं जिनमें पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड इंटेलिजेंस दिखाई देती है। अब ये छोटी सी टॉय सिविलाइजेशन अपने आप आगे बढ़ने की क्षमता हासिल करने लगती है। यही फिल्म एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछती है। अगर इंसान किसी आर्टिफिशियल क्रिएशन को जीवन और इंटेलिजेंस दे दे, तो क्या उस क्रिएशन को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार भी होना चाहिए? शुरुआत में नोबिता और उसके दोस्त टॉयज को अपने खेल का हिस्सा मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि ये टॉयज अब सिर्फ उनकी बनाई हुई चीजें नहीं हैं। इनके अपने विचार और अपनी इच्छा है। लेकिन इसी समय कहानी में एक खतरनाक कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक अपराधी, ओनिगोरो कुमातोरा, किसी तरह इस नए प्लेनेट तक पहुंच जाता है। वो इस दुनिया की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को देखकर समझ जाता है कि यहां मौजूद सुविधाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। वो नोबिता और उसके दोस्तों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उनके बनाए हुए सिटी मैप को हासिल कर लेता है। अब उसका उद्देश्य केवल इस प्लैनेट को देखना नहीं है, वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि उसके पास ऐसी मशीन तक पहुंच होती है जो उसकी कॉपीज बनाने में सक्षम है। अब एक ओनिगोरो की जगह कई ओनिगोरो दिखाई देने लगते हैं। यही से कहानी का कॉन्फ्लिक्ट काफी बड़ा हो जाता है। सोचिए, एक दुश्मन से लड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वही दुश्मन अपनी कई कॉपीज बना ले तो स्थिति कितनी खतरनाक हो जाएगी। नोबिता और उसके दोस्तों को अब अपने ही बनाए हुए प्लैनेट पर अपने क्रिएशन को बचाने की चुनौती मिलती है। दूसरी तरफ ओनिगोरो और उसकी कॉपीज उस मिस्टीरियस क्रिएटर की ओर बढ़ते हैं। उनका उद्देश्य उस चमकती हुई चीज का रहस्य जानना है और उसकी शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। नोबिता और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि अगर ये शक्ति गलत हाथों में चली गई तो उनके पूरे प्लैनेट का भविष्य खतरे में पड़ सकता है।
अब एडवेंचर एक रेस में बदल जाता है। एक तरफ नोबिता और उसके दोस्त हैं जो अपने नए दोस्तों और प्लेनेट को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ओनिगोरो है जो हर कीमत पर पावर हासिल करना चाहता है। इस पूरी जर्नी में नोबिता का कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो केवल सुनेओ को इम्प्रेस करने और अपने दोस्तों को एक शानदार जगह दिखाने के लिए इस प्लेनेट का इस्तेमाल करना चाहता था। उसके लिए ये एक खेल था। लेकिन अब जब उसके बनाए हुए टॉयज और उनके शहर पर खतरा आता है, तो नोबिता को महसूस होता है कि ये दुनिया उसके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रही। यहाँ ऐसे जीव हैं जिनके साथ उसकी फ्रेंडशिप बन चुकी है, इसलिए वो उन्हें खतरे में छोड़कर वापस नहीं जा सकता। यही नोबिता के कैरेक्टर डेवलपमेंट की सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो कमजोर और डरपोक होने के बावजूद अपने दोस्तों के लिए जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है। एक बेहद इमोशनल मोमेंट तब आता है जब नोबिता अपने दोस्तों की मदद करते हुए खुद खतरे में फंस जाता है। यहां हमें उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी दिखाई देती है। वो खुद को बचाने से पहले अपने दोस्तों की सुरक्षा के बारे में सोचता है। इसी वजह से नोबिता भले ही ट्रेडिशनल सुपर हीरो जैसा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उसकी ब्रेवरी अलग तरह की है। वो डरता जरूर है, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ता है। डोरेमोन भी इस पूरे एडवेंचर में लगातार उनका साथ देता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि गैजेट्स होने के बावजूद हर समस्या आसानी से सॉल्व नहीं होती। कई बार सही समय पर सही फैसला लेना गैजेट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी अपनी क्षमता के अनुसार टीम की मदद करते हैं। उनके बीच डिसएग्रीमेंट्स और कॉमेडी मोमेंट्स जरूर आते हैं, लेकिन खतरा बढ़ने के साथ वे एकजुट हो जाते हैं। यही फ्रेंडशिप फिल्म की इमोशनल बैकबोन बन जाती है। अब कहानी वापस उस मिस्टीरियस क्रेटर की ओर जाती है। ओनिगोरो की कॉपीज उस जगह तक पहुंचती हैं और वहां मौजूद शक्ति को हासिल करने की कोशिश करती है। लेकिन जितना ज्यादा वे इस पावर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही बड़ा खतरा सामने आता है। ये केवल एक ट्रेजर नहीं है जिसे कोई अपने पास रख सके। इसके पीछे प्लैनेट के भविष्य और उसकी संरचना से जुड़ी बड़ी शक्ति मौजूद है। ओनिगोरो इस शक्ति का इस्तेमाल अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए करना चाहता है, लेकिन नोबिता समझ जाता है कि अगर इस शक्ति का गलत इस्तेमाल हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। अब नोबिता और उसके दोस्तों को अपने नए टॉय फ्रेंड्स के साथ मिलकर ओनिगोरो की कॉपीज का सामना करना पड़ता है। यहां फिल्म का टीम वर्क वाला हिस्सा काफी शानदार हो जाता है। जो टॉयज शुरुआत में केवल खिलौने थे, वही अब अपने शहर और अपने प्लैनेट की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। ये एक तरह से उनकी सिविलाइजेशन के जन्म का परिणाम है। उन्होंने सिर्फ एक शहर नहीं बनाया था, बल्कि अनजाने में ऐसे जीवों को जन्म दिया था जो अपनी दुनिया के लिए लड़ना जानते थे। ओनिगोरो की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आने लगती है। उसकी कॉपीज भले ही बहुत सारी हो, लेकिन वे एक ही मूल कैरेक्टर से पैदा हुई हैं और उनका उद्देश्य भी एक जैसा है। नोबिता और उसके दोस्तों को समझ आता है कि उन्हें हर कॉपी से अलग अलग लड़ने के बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। यही स्ट्रैटेजी आखिरकार उन्हें एडवांटेज देती है। धीरे धीरे ओनिगोरो की कॉपीज को रोकने में सफलता मिलती है और उनकी अलग अलग आइडेंटिटीज फिर से एक में मर्ज होने लगती है। अंत में जो ओनिगोरो सामने आता है, वो अपने बाकी रूपों की तुलना में कम खतरनाक साबित होता है। उसे ये एहसास होता है कि उसने जिस शक्ति के पीछे भागना शुरू किया था, वो वास्तव में उसे कहीं बेहतर इंसान नहीं बना सकती। दूसरी तरफ नोबिता और उसके दोस्त यह भी समझ जाते हैं कि इस प्लैनेट को हमेशा के लिए अपने खेल की जगह बनाए रखना सही नहीं होगा। उन्होंने इस दुनिया को बनाया जरूर है, लेकिन अब यह दुनिया अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। यहां रहने वाले टॉयज अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकते हैं। यही फिल्म का सबसे खूबसूरत मैसेज है। अगर आपने किसी को जीवन और स्वतंत्रता दी है, तो उसे हमेशा अपने नियंत्रण में रखना जरूरी नहीं है। नोबिता और उसके दोस्त अंततः इस प्लैनेट की जिम्मेदारी वहां रहने वाले लिविंग टॉयज को सौंप देते हैं। ये एंडिंग बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि शुरुआत में नोबिता इस प्लैनेट को
अपने लिए एक प्लेग्राउंड बनाना चाहता था, लेकिन अंत में वो समझ जाता है कि ये किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। अब ये एक स्वतंत्र दुनिया है और इसके इन्हेबिटेंट्स को अपना भविष्य खुद तय करना चाहिए। मेरे हिसाब से डोरेमोन नोबिता इन गोल गोल गोलमाल की सबसे बड़ी खूबी इसका कॉन्सेप्ट है। एक लॉटरी में मिला छोटा सा प्लैनेट, टॉयज को लाइफ देने वाली टेक्नोलॉजी, स्पाइरल सिटी, मिस्टीरियस क्रेटर और एक विलन जो अपनी कॉपीज बना सकता है। ये सभी आइडियाज मिलकर एक बहुत इमेजिनेटिव एडवेंचर तैयार करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे फिल्म फ्रेंडशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है। शुरुआत में नोबिता अपनी बनाई हुई दुनिया पर अधिकार जताना चाहता था, लेकिन अंत तक वो उसे स्वतंत्र छोड़ने की मैच्योरिटी हासिल कर लेता है। फिल्म यह भी बताती है कि टेक्नोलॉजी अगर सही हाथों में हो तो वो नई पॉसिबिलिटीज पैदा कर सकती है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पहुंच जाए तो खतरा बन सकती है। लिविंग टॉयज का कॉन्सेप्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंटेलिजेंस और लाइफ के साथ फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या रिश्ता है। और यही वजह है कि ये डोरेमोन मूवी सिर्फ बच्चों के लिए एक मजेदार एडवेंचर नहीं है। इसमें इमेजिनेशन के साथ साथ फ्रेंडशिप, करेज, इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबल क्रिएशन जैसे थीम्स भी छिपे हुए हैं। आखिर में नोबिता और उसके दोस्त अपने एडवेंचर को पीछे छोड़कर धरती पर लौट आते हैं, लेकिन उनके पीछे एक पूरी नई सिविलाइजेशन रह जाती है जो अब अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद संभालने वाली है। इस तरह एक छोटी सी लॉटरी से शुरू हुई कहानी एक ऐसी दुनिया के निर्माण और स्वतंत्रता पर खत्म होती है जहां कभी कुछ खिलौने हुआ करते थे, लेकिन अब वे अपनी पहचान और अपना भविष्य रखने वाले जीव बन चुके हैं। और यही है डोरेमोन नोबिता इन गोल गोल गोलमाल की सबसे खास बात। कभी कभी हम किसी चीज को सिर्फ खेल समझकर शुरू करते हैं, लेकिन समय के साथ वह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आपको ऐसी ही डोरेमोन मूवी एक्सप्लेन्ड और कमेंटरी वाली वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली डोरेमोन एडवेंचर के लिए जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें नोबिता और उसके दोस्तों को एक छोटा सा ऐसा ग्रह मिल जाता है जहां वे अपनी कल्पना के अनुसार एक पूरी नई दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही छोटा सा एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे एक बड़े एडवेंचर और खतरनाक संघर्ष में बदल जाता है। फिल्म का नाम है डोरेमोन नोबिता इन गोल गोल गोलमाल, जिसे अंग्रेजी में डोरेमोन नोबिता एंड द स्पाइरल सिटी के नाम से जाना जाता है। कहानी की शुरुआत नोबिता और उसके दोस्तों की रोजमर्रा की जिंदगी से होती है। हमेशा की तरह सुनेओ अपने पास मौजूद चीजों और अपनी सुविधाओं का दिखावा करके नोबिता को परेशान करता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसके पास घूमने फिरने और खेलने के लिए एक शानदार जगह है। नोबिता भी पीछे नहीं रहना चाहता और वो ऐसी जगह होने का दावा कर देता है जहां वो अपने दोस्तों को ले जा सकता है। लेकिन असल में नोबिता के पास ऐसा कोई स्थान नहीं होता। अब उसकी मुश्किल बढ़ जाती है क्योंकि उसने बात तो बड़ी कर दी है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। ऐसे समय में वो हमेशा की तरह डोरेमोन की मदद लेने की कोशिश करता है। डोरेमोन शुरुआत में नोबिता की इस समस्या को हल करने के लिए तुरंत तैयार नहीं होता, लेकिन नोबिता की जिज्ञासा उसे डोरेमोन के गैजेट्स और उसके सामान के बारे में खोजबीन करने पर मजबूर कर देती है। इसी दौरान नोबिता को एक बेहद अनोखी चीज के बारे में पता चलता है। डोरेमोन के पास कुछ ऐसे लॉटरी टिकट्स हैं जिनमें छोटे छोटे ग्रह जीतने का मौका मिलता है। अब नोबिता के लिए ये बात किसी सपने से कम नहीं होती। एक ऐसा ग्रह जिसे वो अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर और खेल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आखिरकार उसे एक छोटा सा ग्रह मिलता है। पहली नजर में ये जगह बहुत खास नहीं लगती, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि इस छोटे से प्लैनेट में प्राकृतिक सुंदरता और जीवन के विकास के लिए काफी पोटेंशियल मौजूद है। नोबिता अपने दोस्तों को इस जगह पर ले जाता है और अब उसके सामने एक नई समस्या होती है। इस खाली ग्रह को आखिर बनाया कैसे जाए? यही डोरेमोन की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी काम आती है। एक खास गैजेट की मदद से
खिलौनों में जीवन जैसी चेतना पैदा करने का एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है। शुरुआत में ये सब बेहद मजेदार लगता है। जिन टॉयज को बच्चे केवल खेल की वस्तु समझते हैं, वही अचानक जीवंत होकर चलने फिरने और अपने आसपास की दुनिया को समझने लगते हैं। नोबिता और उसके दोस्त इस नई दुनिया को देखकर काफी उत्साहित होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना खुद का छोटा सा सिविलाइजेशन बना लिया है। धीरे धीरे वे इस प्लैनेट को एक व्यवस्थित शहर का रूप देने लगते हैं। यही वो जगह है जहां फिल्म का टाइटल स्पाइरल सिटी इंटरेस्टिंग बनता है। शहर का विकास स्पाइरल जैसी डिजाइन और संरचना के साथ होता है, और देखते ही देखते ये जगह एक छोटे टॉय टाउन में बदलने लगती है। इस दुनिया में रहने वाले टॉयज सिर्फ खिलौने नहीं रह जाते, उनमें पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस विकसित होने लगती है। वे अपने आसपास की चीजों को समझने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी सोसाइटी बनाने की दिशा में बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली एडवेंचर तो अब शुरू होता है। नोबिता और उसके दोस्त इस प्लैनेट के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक क्रेटर जैसी जगह दिखाई देती है, जहां सैटेलाइट इमेजेस में एक अजीब चमकती हुई चीज नजर आती है। ये चमक सामान्य नहीं लगती, और बच्चों की क्यूरियोसिटी उन्हें उस जगह के बारे में जानने के लिए मजबूर करती है। वे उस रहस्यमयी क्रेटर तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकृति अचानक उनका रास्ता रोक देती है। एक तेज स्टॉर्म उन्हें परेशान कर देता है और उनकी एक्सप्लोरेशन बीच में ही रुक जाती है। दूसरी तरफ उनके द्वारा बनाया गया टॉय सिटी लगातार विकसित हो रहा होता है। इसी दौरान एक अनएक्सपेक्टेड घटना होती है। बिजली गिरने जैसी घटना के बाद टॉय प्रोड्यूसिंग मशीन से ऐसे टॉयज निकलते हैं जिनमें पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड इंटेलिजेंस दिखाई देती है। अब ये छोटी सी टॉय सिविलाइजेशन अपने आप आगे बढ़ने की क्षमता हासिल करने लगती है। यही फिल्म एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछती है। अगर इंसान किसी आर्टिफिशियल क्रिएशन को जीवन और इंटेलिजेंस दे दे, तो क्या उस क्रिएशन को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार भी होना चाहिए? शुरुआत में नोबिता और उसके दोस्त टॉयज को अपने खेल का हिस्सा मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि ये टॉयज अब सिर्फ उनकी बनाई हुई चीजें नहीं हैं। इनके अपने विचार और अपनी इच्छा है। लेकिन इसी समय कहानी में एक खतरनाक कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक अपराधी, ओनिगोरो कुमातोरा, किसी तरह इस नए प्लेनेट तक पहुंच जाता है। वो इस दुनिया की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को देखकर समझ जाता है कि यहां मौजूद सुविधाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। वो नोबिता और उसके दोस्तों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उनके बनाए हुए सिटी मैप को हासिल कर लेता है। अब उसका उद्देश्य केवल इस प्लैनेट को देखना नहीं है, वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि उसके पास ऐसी मशीन तक पहुंच होती है जो उसकी कॉपीज बनाने में सक्षम है। अब एक ओनिगोरो की जगह कई ओनिगोरो दिखाई देने लगते हैं। यही से कहानी का कॉन्फ्लिक्ट काफी बड़ा हो जाता है। सोचिए, एक दुश्मन से लड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वही दुश्मन अपनी कई कॉपीज बना ले तो स्थिति कितनी खतरनाक हो जाएगी। नोबिता और उसके दोस्तों को अब अपने ही बनाए हुए प्लैनेट पर अपने क्रिएशन को बचाने की चुनौती मिलती है। दूसरी तरफ ओनिगोरो और उसकी कॉपीज उस मिस्टीरियस क्रेटर की ओर बढ़ते हैं। उनका उद्देश्य उस चमकती हुई चीज का रहस्य जानना है और उसकी शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। नोबिता और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि अगर ये शक्ति गलत हाथों में चली गई तो उनके पूरे प्लैनेट का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब एडवेंचर एक रेस में बदल जाता है। एक तरफ नोबिता और उसके दोस्त हैं जो अपने नए दोस्तों और प्लैनेट को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ओनिगोरो है जो हर कीमत पर पावर हासिल करना चाहता है। इस पूरी जर्नी में नोबिता का कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो केवल सुनेओ को इम्प्रेस करने और अपने दोस्तों को एक शानदार जगह दिखाने के लिए इस प्लैनेट का इस्तेमाल करना चाहता था। उसके लिए ये एक खेल था। लेकिन अब जब उसके बनाए हुए टॉयज और उनके शहर पर खतरा आता है, तो नोबिता को महसूस होता है कि ये दुनिया उसके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रही। यहाँ ऐसे जीव हैं जिनके साथ उसकी फ्रेंडशिप बन चुकी है, इसलिए वो उन्हें खतरे में छोड़कर वापस नहीं जा सकता।
यही नोबिता के कैरेक्टर डेवलपमेंट की सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो कमजोर और डरपोक होने के बावजूद अपने दोस्तों के लिए जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है। एक बेहद इमोशनल मोमेंट तब आता है जब नोबिता अपने दोस्तों की मदद करते हुए खुद खतरे में फंस जाता है। यहां हमें उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी दिखाई देती है। वो खुद को बचाने से पहले अपने दोस्तों की सुरक्षा के बारे में सोचता है। इसी वजह से नोबिता भले ही ट्रेडिशनल सुपर हीरो जैसा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उसकी ब्रेवरी अलग तरह की है। वो डरता जरूर है, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ता है। डोरेमोन भी इस पूरे एडवेंचर में लगातार उनका साथ देता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि गैजेट्स होने के बावजूद हर समस्या आसानी से सॉल्व नहीं होती। कई बार सही समय पर सही फैसला लेना गैजेट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी अपनी क्षमता के अनुसार टीम की मदद करते हैं। उनके बीच डिसएग्रीमेंट्स और कॉमेडी मोमेंट्स जरूर आते हैं, लेकिन खतरा बढ़ने के साथ वे एकजुट हो जाते हैं। यही फ्रेंडशिप फिल्म की इमोशनल बैकबोन बन जाती है। अब कहानी वापस उस मिस्टीरियस क्रेटर की ओर जाती है। ओनिगोरो की कॉपीज उस जगह तक पहुंचती हैं और वहां मौजूद शक्ति को हासिल करने की कोशिश करती है। लेकिन जितना ज्यादा वे इस पावर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही बड़ा खतरा सामने आता है। ये केवल एक ट्रेजर नहीं है जिसे कोई अपने पास रख सके। इसके पीछे प्लैनेट के भविष्य और उसकी संरचना से जुड़ी बड़ी शक्ति मौजूद है। ओनिगोरो इस शक्ति का इस्तेमाल अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए करना चाहता है, लेकिन नोबिता समझ जाता है कि अगर इस शक्ति का गलत इस्तेमाल हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। अब नोबिता और उसके दोस्तों को अपने नए टॉय फ्रेंड्स के साथ मिलकर ओनिगोरो की कॉपीज का सामना करना पड़ता है। यहां फिल्म का टीम वर्क वाला हिस्सा काफी शानदार हो जाता है। जो टॉयज शुरुआत में केवल खिलौने थे, वही अब अपने शहर और अपने प्लैनेट की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। ये एक तरह से उनकी सिविलाइजेशन के जन्म का परिणाम है। उन्होंने सिर्फ एक शहर नहीं बनाया था, बल्कि अनजाने में ऐसे जीवों को जन्म दिया था जो अपनी दुनिया के लिए लड़ना जानते थे। ओनिगोरो की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आने लगती है। उसकी कॉपीज भले ही बहुत सारी हो, लेकिन वे एक ही मूल कैरेक्टर से पैदा हुई हैं और उनका उद्देश्य भी एक जैसा है। नोबिता और उसके दोस्तों को समझ आता है कि उन्हें हर कॉपी से अलग अलग लड़ने के बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। यही स्ट्रैटेजी आखिरकार उन्हें एडवांटेज देती है। धीरे धीरे ओनिगोरो की कॉपीज को रोकने में सफलता मिलती है और उनकी अलग अलग आइडेंटिटीज फिर से एक में मर्ज होने लगती है। अंत में जो ओनिगोरो सामने आता है, वो अपने बाकी रूपों की तुलना में कम खतरनाक साबित होता है। उसे ये एहसास होता है कि उसने जिस शक्ति के पीछे भागना शुरू किया था, वो वास्तव में उसे कहीं बेहतर इंसान नहीं बना सकती। दूसरी तरफ नोबिता और उसके दोस्त यह भी समझ जाते हैं कि इस प्लैनेट को हमेशा के लिए अपने खेल की जगह बनाए रखना सही नहीं होगा। उन्होंने इस दुनिया को बनाया जरूर है, लेकिन अब यह दुनिया अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। यहां रहने वाले टॉयज अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकते हैं। यही फिल्म का सबसे खूबसूरत मैसेज है। अगर आपने किसी को जीवन और स्वतंत्रता दी है, तो उसे हमेशा अपने नियंत्रण में रखना जरूरी नहीं है। नोबिता और उसके दोस्त अंततः इस प्लैनेट की जिम्मेदारी वहां रहने वाले लिविंग टॉयज को सौंप देते हैं। ये एंडिंग बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि शुरुआत में नोबिता इस प्लैनेट को अपने लिए एक प्लेग्राउंड बनाना चाहता था, लेकिन अंत में वो समझ जाता है कि ये किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। अब ये एक स्वतंत्र दुनिया है और इसके इन्हेबिटेंट्स को अपना भविष्य खुद तय करना चाहिए। मेरे हिसाब से डोरेमोन नोबिता इन गोल गोल गोलमाल की सबसे बड़ी खूबी इसका कॉन्सेप्ट है। एक लॉटरी में मिला छोटा सा प्लैनेट, टॉयज को लाइफ देने वाली टेक्नोलॉजी, स्पाइरल सिटी, मिस्टीरियस क्रेटर और एक विलन जो अपनी कॉपीज बना सकता है। ये सभी आइडियाज मिलकर एक बहुत इमेजिनेटिव एडवेंचर तैयार करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे फिल्म फ्रेंडशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है। शुरुआत में नोबिता अपनी बनाई हुई दुनिया पर अधिकार जताना चाहता था, लेकिन अंत तक वो उसे स्वतंत्र छोड़ने की मैच्योरिटी हासिल कर लेता है।
फिल्म यह भी बताती है कि टेक्नोलॉजी अगर सही हाथों में हो तो वो नई पॉसिबिलिटीज पैदा कर सकती है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पहुंच जाए तो खतरा बन सकती है। लिविंग टॉयज का कॉन्सेप्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंटेलिजेंस और लाइफ के साथ फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या रिश्ता है। और यही वजह है कि ये डोरेमोन मूवी सिर्फ बच्चों के लिए एक मजेदार एडवेंचर नहीं है। इसमें इमेजिनेशन के साथ साथ फ्रेंडशिप, करेज, इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबल क्रिएशन जैसे थीम्स भी छिपे हुए हैं। आखिर में नोबिता और उसके दोस्त अपने एडवेंचर को पीछे छोड़कर धरती पर लौट आते हैं, लेकिन उनके पीछे एक पूरी नई सिविलाइजेशन रह जाती है जो अब अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद संभालने वाली है। इस तरह एक छोटी सी लॉटरी से शुरू हुई कहानी एक ऐसी दुनिया के निर्माण और स्वतंत्रता पर खत्म होती है जहां कभी कुछ खिलौने हुआ करते थे, लेकिन अब वे अपनी पहचान और अपना भविष्य रखने वाले जीव बन चुके हैं। और यही है डोरेमोन नोबिता इन गोल गोल गोलमाल की सबसे खास बात। कभी कभी हम किसी चीज को सिर्फ खेल समझकर शुरू करते हैं, लेकिन समय के साथ वह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आपको ऐसी ही डोरेमोन मूवी एक्सप्लेन्ड और कमेंटरी वाली वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली डोरेमोन एडवेंचर के लिए जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें नोबिता और उसके दोस्तों को एक छोटा सा ऐसा ग्रह मिल जाता है जहां वे अपनी कल्पना के अनुसार एक पूरी नई दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही छोटा सा एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे एक बड़े एडवेंचर और खतरनाक संघर्ष में बदल जाता है। फिल्म का नाम है डोरेमोन नोबिता इन गोल गोल गोलमाल, जिसे अंग्रेजी में डोरेमोन नोबिता एंड द स्पाइरल सिटी के नाम से जाना जाता है। कहानी की शुरुआत नोबिता और उसके दोस्तों की रोजमर्रा की जिंदगी से होती है। हमेशा की तरह सुनेओ अपने पास मौजूद चीजों और अपनी सुविधाओं का दिखावा करके नोबिता को परेशान करता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसके पास घूमने फिरने और खेलने के लिए एक शानदार जगह है। नोबिता भी पीछे नहीं रहना चाहता और वो ऐसी जगह होने का दावा कर देता है जहां वो अपने दोस्तों को ले जा सकता है। लेकिन असल में नोबिता के पास ऐसा कोई स्थान नहीं होता। अब उसकी मुश्किल बढ़ जाती है क्योंकि उसने बात तो बड़ी कर दी है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। ऐसे समय में वो हमेशा की तरह डोरेमोन की मदद लेने की कोशिश करता है। डोरेमोन शुरुआत में नोबिता की इस समस्या को हल करने के लिए तुरंत तैयार नहीं होता, लेकिन नोबिता की जिज्ञासा उसे डोरेमोन के गैजेट्स और उसके सामान के बारे में खोजबीन करने पर मजबूर कर देती है। इसी दौरान नोबिता को एक बेहद अनोखी चीज के बारे में पता चलता है। डोरेमोन के पास कुछ ऐसे लॉटरी टिकट्स हैं जिनमें छोटे छोटे ग्रह जीतने का मौका मिलता है। अब नोबिता के लिए ये बात किसी सपने से कम नहीं होती। एक ऐसा ग्रह जिसे वो अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर और खेल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आखिरकार उसे एक छोटा सा ग्रह मिलता है। पहली नजर में ये जगह बहुत खास नहीं लगती, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि इस छोटे से प्लैनेट में प्राकृतिक सुंदरता और जीवन के विकास के लिए काफी पोटेंशियल मौजूद है। नोबिता अपने दोस्तों को इस जगह पर ले जाता है और अब उसके सामने एक नई समस्या होती है। इस खाली ग्रह को आखिर बनाया कैसे जाए? यही डोरेमोन की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी काम आती है। एक खास गैजेट की मदद से खिलौनों में जीवन जैसी चेतना पैदा करने का एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है। शुरुआत में यह सब बेहद मजेदार लगता है। जिन टॉयज को बच्चे केवल खेल की वस्तु समझते हैं, वही अचानक जीवंत होकर चलने फिरने और अपने आसपास की दुनिया को समझने लगते हैं। नोबिता और उसके दोस्त इस नई दुनिया को देखकर काफी उत्साहित होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना खुद का छोटा सा सिविलाइजेशन बना लिया है। धीरे धीरे वे इस प्लैनेट को एक व्यवस्थित शहर का रूप देने लगते हैं। यही वो जगह है जहां फिल्म का टाइटल स्पाइरल सिटी इंटरेस्टिंग बनता है। शहर का विकास स्पाइरल जैसी डिजाइन और संरचना के साथ होता है और देखते ही देखते ये जगह एक छोटे टॉय टाउन में बदलने लगती है। इस दुनिया में रहने वाले टॉयज सिर्फ खिलौने नहीं रह जाते, उनमें पर्सनैलिटी
और इंटेलिजेंस विकसित होने लगती है। वे अपने आसपास की चीजों को समझने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी सोसाइटी बनाने की दिशा में बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली एडवेंचर तो अब शुरू होता है। नोबिता और उसके दोस्त इस प्लैनेट के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक क्रेटर जैसी जगह दिखाई देती है, जहां सैटेलाइट इमेजेस में एक अजीब चमकती हुई चीज नजर आती है। ये चमक सामान्य नहीं लगती और बच्चों की क्यूरियोसिटी उन्हें उस जगह के बारे में जानने के लिए मजबूर करती है। वे उस रहस्यमयी क्रेटर तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकृति अचानक उनका रास्ता रोक देती है। एक तेज स्टॉर्म उन्हें परेशान कर देता है और उनकी एक्सप्लोरेशन बीच में ही रुक जाती है। दूसरी तरफ उनके द्वारा बनाया गया टॉय सिटी लगातार विकसित हो रहा होता है। इसी दौरान एक अनएक्सपेक्टेड घटना होती है। बिजली गिरने जैसी घटना के बाद टॉय प्रोड्यूसिंग मशीन से ऐसे टॉयज निकलते हैं जिनमें पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड इंटेलिजेंस दिखाई देती है। अब ये छोटी सी टॉय सिविलाइजेशन अपने आप आगे बढ़ने की क्षमता हासिल करने लगती है। यही फिल्म एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछती है। अगर इंसान किसी आर्टिफिशियल क्रिएशन को जीवन और इंटेलिजेंस दे दे, तो क्या उस क्रिएशन को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार भी होना चाहिए? शुरुआत में नोबिता और उसके दोस्त टॉयज को अपने खेल का हिस्सा मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि ये टॉयज अब सिर्फ उनकी बनाई हुई चीजें नहीं हैं। इनके अपने विचार और अपनी इच्छा है। लेकिन इसी समय कहानी में एक खतरनाक कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक अपराधी, ओनिगोरो कुमातोरा, किसी तरह इस नए प्लेनेट तक पहुंच जाता है। वो इस दुनिया की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को देखकर समझ जाता है कि यहां मौजूद सुविधाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। वो नोबिता और उसके दोस्तों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उनके बनाए हुए सिटी मैप को हासिल कर लेता है। अब उसका उद्देश्य केवल इस प्लैनेट को देखना नहीं है, वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि उसके पास ऐसी मशीन तक पहुंच होती है जो उसकी कॉपीज बनाने में सक्षम है। अब एक ओनिगोरो की जगह कई ओनिगोरो दिखाई देने लगते हैं। यही से कहानी का कॉन्फ्लिक्ट काफी बड़ा हो जाता है। सोचिए, एक दुश्मन से लड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वही दुश्मन अपनी कई कॉपीज बना ले तो स्थिति कितनी खतरनाक हो जाएगी। नोबिता और उसके दोस्तों को अब अपने ही बनाए हुए प्लेनेट पर अपने क्रिएशन को बचाने की चुनौती मिलती है। दूसरी तरफ ओनिगोरो और उसकी कॉपीज उस मिस्टीरियस क्रिएटर की ओर बढ़ते हैं। उनका उद्देश्य उस चमकती हुई चीज का रहस्य जानना है और उसकी शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। नोबिता और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि अगर ये शक्ति गलत हाथों में चली गई तो उनके पूरे प्लेनेट का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब एडवेंचर एक रेस में बदल जाता है। एक तरफ नोबिता और उसके दोस्त हैं जो अपने नए दोस्तों और प्लेनेट को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ओनिगोरो है जो हर कीमत पर पावर हासिल करना चाहता है। इस पूरी जर्नी में नोबिता का कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो केवल सुनेओ को इम्प्रेस करने और अपने दोस्तों को एक शानदार जगह दिखाने के लिए इस प्लेनेट का इस्तेमाल करना चाहता था। उसके लिए ये एक खेल था। लेकिन अब जब उसके बनाए हुए टॉयज और उनके शहर पर खतरा आता है, तो नोबिता को महसूस होता है कि ये दुनिया उसके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रही। यहाँ ऐसे जीव हैं जिनके साथ उसकी फ्रेंडशिप बन चुकी है, इसलिए वो उन्हें खतरे में छोड़कर वापस नहीं जा सकता। यही नोबिता के कैरेक्टर डेवलपमेंट की सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो कमजोर और डरपोक होने के बावजूद अपने दोस्तों के लिए जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है। एक बेहद इमोशनल मोमेंट तब आता है जब नोबिता अपने दोस्तों की मदद करते हुए खुद खतरे में फंस जाता है। यहां हमें उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी दिखाई देती है। वो खुद को बचाने से पहले अपने दोस्तों की सुरक्षा के बारे में सोचता है। इसी वजह से नोबिता भले ही ट्रेडिशनल सुपर हीरो जैसा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उसकी ब्रेवरी अलग तरह की है। वो डरता जरूर है, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ता है। डोरेमोन भी इस पूरे एडवेंचर में लगातार उनका साथ देता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि गैजेट्स होने के बावजूद
हर समस्या आसानी से सॉल्व नहीं होती। कई बार सही समय पर सही फैसला लेना गैजेट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी अपनी क्षमता के अनुसार टीम की मदद करते हैं। उनके बीच डिसएग्रीमेंट्स और कॉमेडी मोमेंट्स जरूर आते हैं, लेकिन खतरा बढ़ने के साथ वे एकजुट हो जाते हैं। यही फ्रेंडशिप फिल्म की इमोशनल बैकबोन बन जाती है। अब कहानी वापस उस मिस्टीरियस क्रेटर की ओर जाती है। ओनिगोरो की कॉपीज उस जगह तक पहुंचती हैं और वहां मौजूद शक्ति को हासिल करने की कोशिश करती है। लेकिन जितना ज्यादा वे इस पावर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही बड़ा खतरा सामने आता है। ये केवल एक ट्रेजर नहीं है जिसे कोई अपने पास रख सके। इसके पीछे प्लैनेट के भविष्य और उसकी संरचना से जुड़ी बड़ी शक्ति मौजूद है। ओनिगोरो इस शक्ति का इस्तेमाल अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए करना चाहता है, लेकिन नोबिता समझ जाता है कि अगर इस शक्ति का गलत इस्तेमाल हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। अब नोबिता और उसके दोस्तों को अपने नए टॉय फ्रेंड्स के साथ मिलकर ओनिगोरो की कॉपीज का सामना करना पड़ता है। यहां फिल्म का टीम वर्क वाला हिस्सा काफी शानदार हो जाता है। जो टॉयज शुरुआत में केवल खिलौने थे, वही अब अपने शहर और अपने प्लैनेट की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। ये एक तरह से उनकी सिविलाइजेशन के जन्म का परिणाम है। उन्होंने सिर्फ एक शहर नहीं बनाया था, बल्कि अनजाने में ऐसे जीवों को जन्म दिया था जो अपनी दुनिया के लिए लड़ना जानते थे। ओनिगोरो की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आने लगती है। उसकी कॉपीज भले ही बहुत सारी हो, लेकिन वे एक ही मूल कैरेक्टर से पैदा हुई हैं और उनका उद्देश्य भी एक जैसा है। नोबिता और उसके दोस्तों को समझ आता है कि उन्हें हर कॉपी से अलग अलग लड़ने के बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। यही स्ट्रैटेजी आखिरकार उन्हें एडवांटेज देती है। धीरे धीरे ओनिगोरो की कॉपीज को रोकने में सफलता मिलती है और उनकी अलग अलग आइडेंटिटीज फिर से एक में मर्ज होने लगती है। अंत में जो ओनिगोरो सामने आता है, वो अपने बाकी रूपों की तुलना में कम खतरनाक साबित होता है। उसे ये एहसास होता है कि उसने जिस शक्ति के पीछे भागना शुरू किया था, वो वास्तव में उसे कहीं बेहतर इंसान नहीं बना सकती। दूसरी तरफ नोबिता और उसके दोस्त यह भी समझ जाते हैं कि इस प्लैनेट को हमेशा के लिए अपने खेल की जगह बनाए रखना सही नहीं होगा। उन्होंने इस दुनिया को बनाया जरूर है, लेकिन अब यह दुनिया अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। यहां रहने वाले टॉयज अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकते हैं। यही फिल्म का सबसे खूबसूरत मैसेज है। अगर आपने किसी को जीवन और स्वतंत्रता दी है, तो उसे हमेशा अपने नियंत्रण में रखना जरूरी नहीं है। नोबिता और उसके दोस्त अंततः इस प्लैनेट की जिम्मेदारी वहां रहने वाले लिविंग टॉयज को सौंप देते हैं। ये एंडिंग बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि शुरुआत में नोबिता इस प्लैनेट को अपने लिए एक प्लेग्राउंड बनाना चाहता था, लेकिन अंत में वो समझ जाता है कि ये किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। अब ये एक स्वतंत्र दुनिया है और इसके इन्हेबिटेंट्स को अपना भविष्य खुद तय करना चाहिए। मेरे हिसाब से डोरेमोन नोबिता इन गोल गोल गोलमाल की सबसे बड़ी खूबी इसका कॉन्सेप्ट है। एक लॉटरी में मिला छोटा सा प्लैनेट, टॉयज को लाइफ देने वाली टेक्नोलॉजी, स्पाइरल सिटी, मिस्टीरियस क्रेटर और एक विलन जो अपनी कॉपीज बना सकता है। ये सभी आइडियाज मिलकर एक बहुत इमेजिनेटिव एडवेंचर तैयार करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे फिल्म फ्रेंडशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है। शुरुआत में नोबिता अपनी बनाई हुई दुनिया पर अधिकार जताना चाहता था, लेकिन अंत तक वो उसे स्वतंत्र छोड़ने की मैच्योरिटी हासिल कर लेता है। फिल्म यह भी बताती है कि टेक्नोलॉजी अगर सही हाथों में हो तो वो नई पॉसिबिलिटीज पैदा कर सकती है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पहुंच जाए तो खतरा बन सकती है। लिविंग टॉयज का कॉन्सेप्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंटेलिजेंस और लाइफ के साथ फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या रिश्ता है। और यही वजह है कि ये डोरेमोन मूवी सिर्फ बच्चों के लिए एक मजेदार एडवेंचर नहीं है। इसमें इमेजिनेशन के साथ साथ फ्रेंडशिप, करेज, इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबल क्रिएशन जैसे थीम्स भी छिपे हुए हैं। आखिर में नोबिता और उसके दोस्त अपने एडवेंचर को पीछे छोड़कर धरती पर लौट आते हैं, लेकिन उनके पीछे एक पूरी नई सिविलाइजेशन रह जाती है, जो अब अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद संभालने वाली है।
इस तरह एक छोटी सी लॉटरी से शुरू हुई कहानी एक ऐसी दुनिया के निर्माण और स्वतंत्रता पर खत्म होती है जहां कभी कुछ खिलौने हुआ करते थे, लेकिन अब वे अपनी पहचान और अपना भविष्य रखने वाले जीव बन चुके हैं। और यही है डोरेमोन नोबिता इन गोल गोल गोलमाल की सबसे खास बात। कभी कभी हम किसी चीज को सिर्फ खेल समझकर शुरू करते हैं, लेकिन समय के साथ वह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आपको ऐसी ही डोरेमोन मूवी एक्सप्लेन्ड और कमेंटरी वाली वीडियोस पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली डोरेमोन एडवेंचर के लिए जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें नोबिता और उसके दोस्तों को एक छोटा सा ऐसा ग्रह मिल जाता है जहां वे अपनी कल्पना के अनुसार एक पूरी नई दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही छोटा सा एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे एक बड़े एडवेंचर और खतरनाक संघर्ष में बदल जाता है। फिल्म का नाम है डोरेमोन नोबिता इन गोल गोल गोलमाल, जिसे अंग्रेजी में डोरेमोन नोबिता एंड द स्पाइरल सिटी के नाम से जाना जाता है। कहानी की शुरुआत नोबिता और उसके दोस्तों की रोजमर्रा की जिंदगी से होती है। हमेशा की तरह सुनेओ अपने पास मौजूद चीजों और अपनी सुविधाओं का दिखावा करके नोबिता को परेशान करता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसके पास घूमने फिरने और खेलने के लिए एक शानदार जगह है। नोबिता भी पीछे नहीं रहना चाहता और वो ऐसी जगह होने का दावा कर देता है जहां वो अपने दोस्तों को ले जा सकता है। लेकिन असल में नोबिता के पास ऐसा कोई स्थान नहीं होता। अब उसकी मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि उसने बात तो बड़ी कर दी है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। ऐसे समय में वो हमेशा की तरह डोरेमोन की मदद लेने की कोशिश करता है। डोरेमोन शुरुआत में नोबिता की इस समस्या को हल करने के लिए तुरंत तैयार नहीं होता, लेकिन नोबिता की जिज्ञासा उसे डोरेमोन के गैजेट्स और उसके सामान के बारे में खोजबीन करने पर मजबूर कर देती है। इसी दौरान नोबिता को एक बेहद अनोखी चीज के बारे में पता चलता है। डोरेमोन के पास कुछ ऐसे लॉटरी टिकट्स हैं जिनमें छोटे छोटे ग्रह जीतने का मौका मिलता है। अब नोबिता के लिए ये बात किसी सपने से कम नहीं होती। एक ऐसा ग्रह जिसे वो अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर और खेल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आखिरकार उसे एक छोटा सा ग्रह मिलता है। पहली नजर में ये जगह बहुत खास नहीं लगती, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि इस छोटे से प्लैनेट में प्राकृतिक सुंदरता और जीवन के विकास के लिए काफी पोटेंशियल मौजूद है। नोबिता अपने दोस्तों को इस जगह पर ले जाता है और अब उसके सामने एक नई समस्या होती है। इस खाली ग्रह को आखिर बनाया कैसे जाए? यही डोरेमोन की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी काम आती है। एक खास गैजेट की मदद से खिलौनों में जीवन जैसी चेतना पैदा करने का एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाता है। शुरुआत में यह सब बेहद मजेदार लगता है। जिन टॉयज को बच्चे केवल खेल की वस्तु समझते हैं, वही अचानक जीवंत होकर चलने फिरने और अपने आसपास की दुनिया को समझने लगते हैं। नोबिता और उसके दोस्त इस नई दुनिया को देखकर काफी उत्साहित होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना खुद का छोटा सा सिविलाइजेशन बना लिया है। धीरे धीरे वे इस प्लैनेट को एक व्यवस्थित शहर का रूप देने लगते हैं। यही वो जगह है जहां फिल्म का टाइटल स्पाइरल सिटी इंटरेस्टिंग बनता है। शहर का विकास स्पाइरल जैसी डिजाइन और संरचना के साथ होता है, और देखते ही देखते ये जगह एक छोटे टॉय टाउन में बदलने लगती है। इस दुनिया में रहने वाले टॉयज सिर्फ खिलौने नहीं रह जाते, उनमें पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस विकसित होने लगती है। वे अपने आसपास की चीजों को समझने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी सोसाइटी बनाने की दिशा में बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली एडवेंचर तो अब शुरू होता है। नोबिता और उसके दोस्त इस प्लैनेट के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक क्रेटर जैसी जगह दिखाई देती है, जहां सैटेलाइट इमेजेस में एक अजीब चमकती हुई चीज नजर आती है। ये चमक सामान्य नहीं लगती, और बच्चों की क्यूरियोसिटी उन्हें उस जगह के बारे में जानने के लिए मजबूर करती है। वे उस रहस्यमयी क्रेटर तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकृति अचानक उनका रास्ता रोक देती है। एक तेज स्टॉर्म उन्हें परेशान कर देता है और उनकी एक्सप्लोरेशन बीच में ही रुक जाती है। दूसरी तरफ
उनके द्वारा बनाया गया टॉय सिटी लगातार विकसित हो रहा होता है। इसी दौरान एक अनएक्सपेक्टेड घटना होती है। बिजली गिरने जैसी घटना के बाद टॉय प्रोड्यूसिंग मशीन से ऐसे टॉयज निकलते हैं जिनमें पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड इंटेलिजेंस दिखाई देती है। अब ये छोटी सी टॉय सिविलाइजेशन अपने आप आगे बढ़ने की क्षमता हासिल करने लगती है। यही फिल्म एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछती है। अगर इंसान किसी आर्टिफिशियल क्रिएशन को जीवन और इंटेलिजेंस दे दे, तो क्या उस क्रिएशन को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार भी होना चाहिए? शुरुआत में नोबिता और उसके दोस्त टॉयज को अपने खेल का हिस्सा मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि ये टॉयज अब सिर्फ उनकी बनाई हुई चीजें नहीं हैं। इनके अपने विचार और अपनी इच्छा है। लेकिन इसी समय कहानी में एक खतरनाक कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक अपराधी, ओनिगोरो कुमातोरा, किसी तरह इस नए प्लेनेट तक पहुंच जाता है। वो इस दुनिया की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को देखकर समझ जाता है कि यहां मौजूद सुविधाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। वो नोबिता और उसके दोस्तों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उनके बनाए हुए सिटी मैप को हासिल कर लेता है। अब उसका उद्देश्य केवल इस प्लैनेट को देखना नहीं है, वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि उसके पास ऐसी मशीन तक पहुंच होती है जो उसकी कॉपीज बनाने में सक्षम है। अब एक ओनिगोरो की जगह कई ओनिगोरो दिखाई देने लगते हैं। यही से कहानी का कॉन्फ्लिक्ट काफी बड़ा हो जाता है। सोचिए, एक दुश्मन से लड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वही दुश्मन अपनी कई कॉपीज बना ले तो स्थिति कितनी खतरनाक हो जाएगी। नोबिता और उसके दोस्तों को अब अपने ही बनाए हुए प्लेनेट पर अपने क्रिएशन को बचाने की चुनौती मिलती है। दूसरी तरफ ओनिगोरो और उसकी कॉपीज उस मिस्टीरियस क्रिएटर की ओर बढ़ते हैं। उनका उद्देश्य उस चमकती हुई चीज का रहस्य जानना है और उसकी शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया जा सकता है। नोबिता और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि अगर ये शक्ति गलत हाथों में चली गई तो उनके पूरे प्लैनेट का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब एडवेंचर एक रेस में बदल जाता है। एक तरफ नोबिता और उसके दोस्त हैं जो अपने नए दोस्तों और प्लैनेट को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ओनिगोरो है जो हर कीमत पर पावर हासिल करना चाहता है। इस पूरी जर्नी में नोबिता का कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। शुरुआत में वो केवल सुनेओ को इम्प्रेस करने और अपने दोस्तों को एक शानदार जगह दिखाने के लिए इस प्लैनेट का इस्तेमाल करना चाहता था। उसके लिए ये एक खेल था। लेकिन अब जब उसके बनाए हुए टॉयज और उनके शहर पर खतरा आता है, तो नोबिता को महसूस होता है कि ये दुनिया उसके लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रही। यहाँ ऐसे जीव हैं जिनके साथ उसकी फ्रेंडशिप बन चुकी है, इसलिए वो उन्हें खतरे में छोड़कर वापस नहीं जा सकता। यही नोबिता के कैरेक्टर डेवलपमेंट की सबसे महत्वपूर्ण बात है। वो कमजोर और डरपोक होने के बावजूद अपने दोस्तों के लिए जोखिम उठाने को तैयार हो जाता है। एक बेहद इमोशनल मोमेंट तब आता है जब नोबिता अपने दोस्तों की मदद करते हुए खुद खतरे में फंस जाता है। यहां हमें उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी दिखाई देती है। वो खुद को बचाने से पहले अपने दोस्तों की सुरक्षा के बारे में सोचता है। इसी वजह से नोबिता भले ही ट्रेडिशनल सुपर हीरो जैसा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उसकी ब्रेवरी अलग तरह की है। वो डरता जरूर है, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ता है। डोरेमोन भी इस पूरे एडवेंचर में लगातार उनका साथ देता है। लेकिन फिल्म ये भी दिखाती है कि गैजेट्स होने के बावजूद हर समस्या आसानी से सॉल्व नहीं होती। कई बार सही समय पर सही फैसला लेना गैजेट से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। शिजुका, जियान और सुनेओ भी अपनी क्षमता के अनुसार टीम की मदद करते हैं। उनके बीच डिसएग्रीमेंट्स और कॉमेडी मोमेंट्स जरूर आते हैं, लेकिन खतरा बढ़ने के साथ वे एकजुट हो जाते हैं। यही फ्रेंडशिप फिल्म की इमोशनल बैकबोन बन जाती है। अब कहानी वापस उस मिस्टीरियस क्रेटर की ओर जाती है। ओनिगोरो की कॉपीज उस जगह तक पहुंचती हैं और वहां मौजूद शक्ति को हासिल करने की कोशिश करती है। लेकिन जितना ज्यादा वे इस पावर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही बड़ा खतरा सामने आता है। ये केवल एक ट्रेजर नहीं है जिसे कोई अपने पास रख सके। इसके पीछे प्लैनेट के भविष्य
और उसकी संरचना से जुड़ी बड़ी शक्ति मौजूद है। ओनिगोरो इस शक्ति का इस्तेमाल अपने नियंत्रण को मजबूत करने के लिए करना चाहता है, लेकिन नोबिता समझ जाता है कि अगर इस शक्ति का गलत इस्तेमाल हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। अब नोबिता और उसके दोस्तों को अपने नए टॉय फ्रेंड्स के साथ मिलकर ओनिगोरो की कॉपीज का सामना करना पड़ता है। यहां फिल्म का टीम वर्क वाला हिस्सा काफी शानदार हो जाता है। जो टॉयज शुरुआत में केवल खिलौने थे, वही अब अपने शहर और अपने प्लैनेट की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। ये एक तरह से उनकी सिविलाइजेशन के जन्म का परिणाम है। उन्होंने सिर्फ एक शहर नहीं बनाया था, बल्कि अनजाने में ऐसे जीवों को जन्म दिया था जो अपनी दुनिया के लिए लड़ना जानते थे। ओनिगोरो की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आने लगती है। उसकी कॉपीज भले ही बहुत सारी हो, लेकिन वे एक ही मूल कैरेक्टर से पैदा हुई हैं और उनका उद्देश्य भी एक जैसा है। नोबिता और उसके दोस्तों को समझ आता है कि उन्हें हर कॉपी से अलग अलग लड़ने के बजाय समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। यही स्ट्रैटेजी आखिरकार उन्हें एडवांटेज देती है। धीरे धीरे ओनिगोरो की कॉपीज को रोकने में सफलता मिलती है और उनकी अलग अलग आइडेंटिटीज फिर से एक में मर्ज होने लगती है। अंत में जो ओनिगोरो सामने आता है वो अपने बाकी रूपों की तुलना में कम खतरनाक साबित होता है। उसे ये एहसास होता है कि उसने जिस शक्ति के पीछे भागना शुरू किया था वो वास्तव में उसे कहीं बेहतर इंसान नहीं बना सकती। दूसरी तरफ नोबिता और उसके दोस्त यह भी समझ जाते हैं कि इस प्लैनेट को हमेशा के लिए अपने खेल की जगह बनाए रखना सही नहीं होगा। उन्होंने इस दुनिया को बनाया जरूर है, लेकिन अब यह दुनिया अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। यहां रहने वाले टॉयज अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकते हैं। यही फिल्म का सबसे खूबसूरत मैसेज है। अगर आपने किसी को जीवन और स्वतंत्रता दी है तो उसे हमेशा अपने नियंत्रण में रखना जरूरी नहीं है। नोबिता और उसके दोस्त अंततः इस प्लैनेट की जिम्मेदारी वहां रहने वाले लिविंग टॉयज को सौंप देते हैं। ये एंडिंग बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि शुरुआत में नोबिता इस प्लैनेट को अपने लिए एक प्लेग्राउंड बनाना चाहता था, लेकिन अंत में वो समझ जाता है कि ये किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। अब ये एक स्वतंत्र दुनिया है और इसके इनहैबिटेंट्स को अपना भविष्य खुद तय करना चाहिए। मेरे हिसाब से डोरेमोन नोबिता इन गोल गोल गोलमाल की सबसे बड़ी खूबी इसका कॉन्सेप्ट है। एक लॉटरी में मिला छोटा सा प्लैनेट, टॉयज को लाइफ देने वाली टेक्नोलॉजी, स्पाइरन सिटी, मिस्टीरियस क्रेटर और एक विलन जो अपनी कॉपीज बना सकता है। ये सभी आइडियाज मिलकर एक बहुत इमेजिनेटिव एडवेंचर तैयार करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे फिल्म फ्रेंडशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है। शुरुआत में नोबिता अपनी बनाई हुई दुनिया पर अधिकार जताना चाहता था, लेकिन अंत तक वो उसे स्वतंत्र छोड़ने की मैच्योरिटी हासिल कर लेता है। फिल्म यह भी बताती है कि टेक्नोलॉजी अगर सही हाथों में हो तो वो नई पॉसिबिलिटीज पैदा कर सकती है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पहुंच जाए तो खतरा बन सकती है। लिविंग टॉयज का कॉन्सेप्ट हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंटेलिजेंस और लाइफ के साथ फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या रिश्ता है। और यही वजह है कि ये डोरेमोन मूवी सिर्फ बच्चों के लिए एक मजेदार एडवेंचर नहीं है। इसमें इमेजिनेशन के साथ साथ फ्रेंडशिप, करेज, इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबल क्रिएशन जैसे थीम्स भी छिपे हुए हैं। आखिर में नोबिता और उसके दोस्त अपने एडवेंचर को पीछे छोड़कर धरती पर लौट आते हैं, लेकिन उनके पीछे एक पूरी नई सिविलाइजेशन रह जाती है जो अब अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद संभालने वाली है। इस तरह एक छोटी सी लॉटरी से शुरू हुई कहानी एक ऐसी दुनिया के निर्माण और स्वतंत्रता पर खत्म होती है, जहां कभी कुछ खिलौने हुआ करते थे, लेकिन अब वे अपनी पहचान और अपना भविष्य रखने वाले जीव बन चुके हैं। और यही है डोरेमोन नोबिता इन गोल गोल गोलमाल की सबसे खास बात। कभी कभी हम किसी चीज को सिर्फ खेल समझकर शुरू करते हैं, लेकिन समय के साथ वह हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आपको ऐसी ही डोरेमोन मूवी एक्सप्लेन्ड और कमेंटरी वाली वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली डोरेमोन एडवेंचर के लिए जुड़े रहें।